नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति की मौजूदगी में आज एयर इंडिया और एयरबस के बीच क्या हुआ बड़ा समझौता, इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से, साथ ही करेंगे चर्चा भी। इसके अलावा दिखाएंगे खबर कि आयकर विभाग की बीबीसी पर सर्वे कार्रवाई पर क्यों हुई राजनीति शुरू। होगी बात गृह मंत्री अमित शाह के उस इंटरव्यू की भी, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण मसलों पर खुलकर अपनी बात सामने रखी है। दिखाएंगे विधानसभा चुनाव से भी जुड़ी खबरें। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मौजूदगी में एयर इंडिया और एयरबस के बीच हुई 250 एयरबस की खरीद का समझौता। पीएम ने समझौते को बताया दोनों देशों के गहराते संबंधों के साथ साथ भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र की सफलताओं और आकांक्षाओं का प्रतीक। कहा, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में खुल रहे हैं अनेक नए अवसर। भारत फ्रांस रिश्तों पर बोले पीएम मोदी। कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता जैसे तमाम मसलों पर दोनों देश मिलकर दे रहे हैं सकारात्मक योगदान। आज की वैश्विक और बहुपक्षीय व्यवस्था की स्थिरता और संतुलन में भारत फ्रांस की भागीदारी निभा रही है प्रत्यक्ष भूमिका। मैक्रों ने कहा, भारत फ्रांस के साथ नजदीकी सहयोग के लिए है प्रतिबद्ध। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अदानी मामले पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, बीजेपी के लिए छिपाने या डरने लायक कोई बात नहीं, मामला है कोर्ट के पास। 2024 लोकसभा चुनाव पर कहा, देश की जनता पीएम मोदी के साथ ही विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने को है तैयार, नहीं है कोई मुकाबला। पूर्वोत्तर में भी जीत का किया दावा। देश में आंतरिक सुरक्षा हालात पर बोले अमित शाह। कहा, वामपंथी उग्रवाद अब समाप्त की ओर। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नियंत्रण में, पूर्वोत्तर में भी हिंसा समाप्ति के बाद शांति की स्थापना। पीएफआई पर पाबंदी को ठहराया सही। देश में धर्मांधता और कट्टरवाद फैलाता है संगठन, उस पर दर्ज कई मामले कांग्रेस खत्म करना चाहती थी, जिसे कोर्ट ने रोका। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के परिसरों में आयकर विभाग का सर्वे। बीजेपी ने कहा, भारत को अस्थिर करने के एजेंडे पर काम करती है बीबीसी। सर्वे पर कांग्रेस के बयान पर भी किया पलटवार। कहा, मेल खाता है बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार का काम हुआ खत्म। आखिरी दिन तमाम दिग्गजों ने किया प्रचार। नागालैंड में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। ऐतिहासिक नागा संस्कृति भाषा को बढ़ावा देने के अलावा कृषि के विकास पर जोर का वादा। जेपी नड्डा ने नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के साथ जनसभा को किया संबोधित। कहा, अब शांति, समृद्धि और विकास के रूप में जाना जाता है राज्य। बेंगलुरु में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बढ़ते जटिल वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में तेजी से होने वाले बदलावों का सामना करने के लिए बड़े सहयोग का किया आह्वान। कहा, भारत नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के पक्ष में है, जिसमें निष्पक्षता, सहयोग और समानता हो। पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर देश ने बहादुर शहीदों को नम आंखों से किया याद। सीआरपीएफ ने शहीद स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने शहीदों को किया नमन। पीएम ने कहा, उनका साहस हमें एक मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। थोक महंगाई दर में लगातार 8वें महीने गिरावट। जनवरी में 4.73% पर आई महंगाई, दिसंबर में थी 4.95%। मिनरल ऑयल, केमिकल एंड केमिकल उत्पादों, वस्त्रों, फूड, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस तथा खाद्य पदार्थों की कीमतों में आई नरमी।
खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। भारत और फ्रांस के रणनीतिक रिश्तों के बढ़ते कदमों के लिहाज से आज का दिन बेहद खास रहा। एयर इंडिया ने फ्रांस की कंपनी एयरबस से 250 विमान खरीदने का समझौता किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मौजूद रहे। इस खरीद से जहां भारत के बढ़ते एविएशन सेक्टर को मदद मिलेगी, तो मेक इन इंडिया को भी बल मिलेगा। रोजगार के अवसर पैदा होंगे और घरेलू विमान यात्रियों को सुविधाओं में भी खासा इजाफा देखने को मिलेगा। एयर इंडिया ने फ्रांस की एयरबेस के साथ 250 विमानों की खरीद पर करार किया है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया का यह करार उड़ान क्षेत्र में दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी माना जा रहा है। इस खरीद में 40 वाइड बॉडी A350 विमान और 210 नैरो बॉडी विमान शामिल हैं। एयर इंडिया और एयरबस के बीच हुई इस डील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय विमानन क्षेत्र को अगले 15 साल में 2000 से अधिक विमानों की जरूरत होगी। भारत इस क्षेत्र में विमानन क्षेत्र के लिए रखरखाव और मरम्मत का केंद्र भी बन सकता है। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स के लिए ऑटोमेटिक रूप से 100% एफडीआई का प्रावधान रखा गया है। उसी तरह ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी एमआरओ में भी 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। भारत पूरे क्षेत्र के लिए एमआरओ का हब बन सकता है। आज सभी ग्लोबल एविएशन कंपनीज भारत में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि पिछले 8 वर्षों में भारत में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 147 हो गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के माध्यम से देश के सुदूर हिस्से भी हवाई संपर्क से जुड़ रहे हैं, जिससे लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत एरोस्पेस निर्माण में अनेक नए अवसर खुल रहे हैं और निकट भविष्य में भारत एविएशन सेक्टर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। भारत फ्रांस के बीच रिश्तों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने स्थिरता और संतुलन सुनिश्चित करने में दोनों देशों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। आज इंटरनेशनल ऑर्डर और मल्टीलेटरल सिस्टम की स्थिरता और संतुलन सुनिश्चित करने में भारत फ्रांस भागीदारी प्रत्यक्ष भूमिका निभा रही है। चाहे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता का विषय हो या वैश्विक फूड सिक्योरिटी तथा हेल्थ सिक्योरिटी, भारत और फ्रांस साथ मिलकर सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रपति मैक्रों, मुझे विश्वास है कि इस वर्ष हमारे द्विपक्षीय संबंध और भी नई ऊंचाइयों को छुएंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत हमें साथ मिलकर काम करने के लिए और अधिक अवसर प्राप्त होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एयरबस के साथ साझेदारी को भारत के साथ सहयोग के नए क्षेत्र को विकसित करने में मददगार बताया। उन्होंने कहा कि फ्रांस ने भारत के साथ साझेदारी कर काफी कुछ हासिल किया है। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच गहरे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। There is a deep commitment in France to provide the state of the art, the most efficient technologies available to India, and to be part of your Made in India strategy. French government has put all my energy for the last 6 years to reinvigorate French industry. And beyond aviation, we are building a new ambition in the sectors of nuclear energy, microchips, space, cyber, biotech, to mention a few of them. And definitely France is clearly a place to invest in and a place for engineers, researchers, and this is why we want to build more with India. प्रधानमंत्री मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और टाटा समूह के मुखिया रतन टाटा की वर्चुअल उपस्थिति में टाटा सन्स के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन ने एयर इंडिया एयरबस के सौदे की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के ऑफिस में आयकर विभाग ने आज इस सर्वे की कार्रवाई की तो ये एक बड़ी खबर बन गई। इनकम टैक्स विभाग ने इसे कुछ जानकारी जुटाने के लिए की गई कार्रवाई बताया तो बीबीसी ने पूरा सहयोग देने की बात कही। लेकिन इस सर्वे कार्रवाई के बाद विपक्षी दलों की राजनीति भी गर्मा गई तो बीजेपी ने भी विरोधियों पर जमकर हमला बोला। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी के खिलाफ भारत के आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी के राजधानी दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर सर्वे किया। खबरों के अनुसार आयकर विभाग के अधिकारियों ने दफ्तर को सील कर दिया और कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया गया। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की इस कार्रवाई के बारे में मीडिया संस्थान के लंदन स्थित कार्यालय को भी जानकारी दे दी गई है। इस कार्रवाई पर आयकर विभाग के सूत्रों ने कहा है कि ये सिर्फ सर्वे है, ना कि रेड। कर्मचारियों के फोन जल्दी वापस कर दिए जाएंगे। कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत थी, जिसकी वजह से आयकर विभाग ने बीबीसी के ऑफिस का सर्वे किया है। अकाउंट बुक चेक की जा रही है। वहीं इस कार्रवाई के बाद बीबीसी की ओर से भी बयान जारी किया गया है कि इनकम टैक्स विभाग की टीमें बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के कार्यालय में है। हम उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस स्थिति का समाधान निकल जाएगा। इनकम टैक्स की इस कार्रवाई के बाद देश में इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस और टीएमसी समेत कुछ विपक्षी दलों ने आयकर विभाग की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद बीजेपी मुखर हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि बीबीसी पर आयकर विभाग की कार्रवाई नियमों के तहत की गई और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बीबीसी भारत में रिपोर्टिंग करती है, लेकिन भारत के संविधान को तार तार करती है। इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वे करता है और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। कोई भी देश में न्याय से ऊपर तो या हमारी जो कानून व्यवस्था है उससे ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। बीबीसी का जो इतिहास है कलंकित, काला, द्वेष भावना से भारत के खिलाफ कार्य करने का रहा है। आप भारत में कार्य करना चाहते हैं और भारत के संविधान को तार तार करते हैं, भारत की अखंडता को चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है और कहा बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा मेल खाता है। बीबीसी के अगर कृत्य देखें तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। आयकर विभाग के सूत्रों ने कहा है कि बीबीसी ऑफिस के खाते, कुछ मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप जब्त किए गए हैं। अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बैकअप लेंगे, फिर इसे वापस सौंप देंगे। चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब देखते हैं खबरें विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। तो वहीं नागालैंड में अभी प्रचार अपने चरम पर है। नागालैंड में बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें नागा संस्कृति भाषा को बढ़ावा देने के अलावा कृषि के विकास पर खासा जोर देखने को मिला। पूर्वोत्तर में जीत का दावा कर रही भाजपा ने नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा, भाजपा ऐतिहासिक नागा संस्कृति भाषा को बढ़ावा देने के अलावा कृषि के विकास पर जोर देगी। We will start cultural university at Kifaya as Saramati and 500 crore rupees will be focused on imparting knowledge and research on the historic Naga culture, language, agriculture, folk music and dance, food and habitation practices. इससे पहले जेपी नड्डा ने नागालैंड के मुख्यमंत्री और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कोहिमा में एक जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि 5 साल पहले जब दूसरी सरकार हुआ करती थी, तब नागालैंड को अपहरण, टारगेट किलिंग, उग्रवाद जैसी चीजों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वही नागालैंड शांति, समृद्धि और विकास के रूप में जाना जाता है। Previous governments were known for insurgency, previous government was known for abduction, and previous government was known for targeted killing. But here, under the dynamic leadership of Nephew Rio ji, we were able to have a stable government here in Nagaland, and now we can say
that Nagaland is a place of peace and prosperity and development that we can see. मेघालय में चुनाव आयोग ने मंगलवार से कुछ कम मतदाता वाले क्षेत्रों में मेरा वोट मेरा वैलेंटाइन अभियान शुरू किया। जागरूकता अभियान का उद्देश्य युवा मतदाताओं को 27 फरवरी को मतदान के लिए आगे लाने के लिए प्रेरित करना है। इधर त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार मंगलवार शाम खत्म हो गया। आखिरी दिन सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों के लिए 16 फरवरी को मतदान होने जा रहे हैं। राज्य पुलिस ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और कारोबारी अडानी से जुड़े विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर कहा है कि बीजेपी के लिए छिपाने या डरने लायक कोई भी इस पूरे मसले पर बात नहीं है। गृह मंत्री ने इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हों, लोकसभा चुनाव 2024 की बात हो या फिर कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध जैसे तमाम अहम मसलों के खुलकर अपनी बात सामने रखी है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में क्या कुछ और खास कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने, देखिए इस रिपोर्ट को। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस साल होने वाले 9 राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024, कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध जैसे कई मुद्दों पर सवालों का खुलकर जवाब दिया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और कारोबारी अडानी से जुड़े विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर बयान दिया और कहा कि बीजेपी के लिए छिपाने या डरने लायक कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो, उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। पीएफआई पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये देश में धर्मांधता और कट्टरवाद फैलाने वाला संगठन था। उन पर दर्ज कई मामले कांग्रेस ने खत्म करना चाहे थे, जिसे कोर्ट ने रोका। हमने पीएफआई को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है, और मैं मानता हूं कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी। तो हमने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर कठोरतापूर्वक बैन लगाने का फैसला किया है। देश के सुरक्षा हालात पर अमित शाह ने कहा कि नक्सली उग्रवाद लगभग खत्म हो चुका है और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के आंकड़े अब डराने वाले नहीं रहे। वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्ति के आरे पर है। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद पर पूर्णतया हमारी एजेंसियों का कंट्रोल है, वर्चस्व है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरा एक प्रकार से जो उग्रवादी ग्रुप थे, इसके अंदर बहुत सारा समाधान कर हमने धीरे कर 8,000 से ज्यादा उग्रवादी ग्रुपों के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने में सफलता हुई। नॉर्थ ईस्ट पहली बार विकास का अनुभव कर रहा है। अमित शाह ने कहा कि उत्तर पूर्व और भारत के बाकी राज्यों के बीच जो मन की दूरी थी, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निर्णायक कदमों से समाप्त कर दी है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने कहा है कि सीपीएम और कांग्रेस दोनों डरे हुए हैं और इस बार बीजेपी के लिए चुनाव परिणाम काफी बेहतर होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अमित शाह ने जोर देकर कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है। 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। देश का विकास, सुरक्षित देश से अर्थतंत्र को विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र बनाना, भारत का गौरव समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने का प्रयास और सफलतापूर्वक इसकी स्वीकृति आई है, और देश के 60 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का 8 साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया, और हम उठाने में सफल भी हुए हैं। संसद की कार्यवाही पर उन्होंने कहा कि संसद में बहस नियमों के हिसाब से ही और संसदीय भाषा में ही करनी होती है। असंसदीय भाषा को कार्यवाही से हटाना ही पड़ता है। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता करने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर पीएम मोदी के समय में G20 का नेतृत्व भारत को मिला है तो इसका यश भी उन्हें मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर एनडीए में। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बेंगलुरु में एरो इंडिया के मौके पर रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की। बैठक में मित्र देशों के रक्षा मंत्रियों ने भाग लिया। इस दौरान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया की साझा समृद्धि के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सभी देशों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता है, जिसमें रक्षा और सुरक्षा का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत विदेशी राष्ट्रों को एक उन्नत रक्षा साझेदारी की पेशकश करता है। India offers an enhanced defense partnership to the friendly foreign nations. We offer a partnership that is accommodative of the national priorities and capacities. We want to build with you. We want to launch with you. We want to create with you. And we want to develop with you. We wish to create symbiotic relationship which we can learn from each other, grow together and create a win-win situation for one and all. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने करनाल के हैफेड में एथेनॉल प्लांट, सांझी डेयरी समेत विभिन्न परियोजनाओं का आज शुभारंभ किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज मैं ये कह सकता हूं कि भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने अनेक क्षेत्र के अंदर नई शुरुआत की है। अमित शाह ने कहा कि हमने सबसे पहले पैक्स को मजबूत करना शुरू किया, इसके साथ साथ हमने नई शुरुआत की है। लगभग 1-1.25 साल के कार्यकाल के अंदर भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने अनेक क्षेत्र के अंदर नई नई शुरुआत की। सबसे पहले हमने पैक्स को मजबूत करना शुरू किया। पैक्स की वायबिलिटी नहीं आती थी, इसलिए पैक्स के लिए एक मॉडल बायलॉज बनाने की शुरुआत की और उसको राज्यों को भेजा। ढेर सारे 20 प्रकार के कामों को पैक्स से जोड़कर हमने पैक्स को मजबूती देने का काम किया है। आज पुलवामा हमले की चौथी बरसी है। इस कायराना हमले में भारत ने अपने 40 जवानों की शहादत को झेला था। इस हमले के बाद साजिशकर्ताओं को भारत ने न सिर्फ माकूल जवाब दिया, बल्कि इस घटना को अंजाम देने वालों को भी उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। पीएम मोदी समेत तमाम लोगों ने इस मौके पर पुलवामा के शहीदों की शहादत को आज याद किया। आज से ठीक 4 साल पहले अमन के दुश्मनों ने कश्मीर में खेली थी खून की होली। आतंक के पुजारी अपने सीमा पार आकाओं के इशारों पर उस कुकृत्य को अंजाम दे रहे थे, जिससे मानवता फिर से कांप उठी थी। आतंकियों के हमले ने बर्बरता, कायरता की एक और बानगी पेश की। सीआरपीएफ का 78 वाहनों का काफिला करीब 2500 जवानों को लेकर जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। ये काफिला अवंतीपुरा के पास लेथीपोरा में नेशनल हाईवे 44 से गुजर रहा था। दोपहर के वक्त विस्फोटक से भरी एक गाड़ी काफिले में जा घुसी और भयंकर धमाका हुआ। चारों तरफ शवों का ढेर और खून। 40 जवान शहीद हो चुके थे। जैश ए मोहम्मद द्वारा अंजाम दिए गए इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले के 4 साल बाद भी पूरा देश गमगीन है और शहीदों को याद कर रहा है। सीआरपीएफ ने अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा,
तुम्हारी शौर्य गाथा सूर्य है, आसमान हो तुम, हमारा गर्व तुम हो, शान हो, अभिमान हो तुम। सीआरपीएफ के लेथपोरा कैंप में स्थित शहीद स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। स्मारक पर उन सभी 40 जवानों की तस्वीरों के साथ उनके नाम और सीआरपीएफ का ध्येय वाक्य सेवा और निष्ठा भी अंकित किया गया है। कश्मीर में जो हालात हैं उसमें बहुत सुधार हुआ है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें सिनर्जी बहुत अच्छी है और लगातार ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि लॉ एंड ऑर्डर जो स्टोन पेल्टिंग वगैरह थे वो तो अब खत्म ही हो गया है। तो कुल मिला के स्थिति में बहुत ही रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट है और सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं दे आर डिटरमिन्ड। हम हर दिन पे उनको, हर पल उनको याद करते हैं। हमें दुख है उनका जाने का, गर्व भी है कि उन्होंने देश के लिए जान दी है। वो हमेशा कहते थे मैं देश के लिए जान दे दूंगा। बहुत बहादुर थे। हमें बहुत दुख है उनका और मुझे इस बात का गर्व भी है कि मैं उनकी वाइफ हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के वीर शहीदों को याद करते हुए ट्वीट किया। पीएम ने लिखा, आज के दिन पुलवामा में शहीद हुए वीर नायकों को स्मरण कर रहा हूँ। हम उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। उनका साहस हमें एक मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पुलवामा के वीर शहीदों को याद किया। 2019 में पुलवामा में एक कायराना हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। जब तक भारत की रक्षा का इतिहास लिखा जाएगा तब तक ये 40 जवानों का नाम सुवर्णमयी अक्षरों से भारत के सुरक्षा इतिहास में चिन्हित होगा। इस हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट था। एक सुर में पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को सबक सिखाए जाने की मांग उठी। भारत सरकार ने देश की भावनाओं और शहीदों का मान रखा। आतंकियों पर 12 दिन बाद ही 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक कर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। हमले में शामिल ज्यादातर आतंकी या तो ढेर किए जा चुके हैं या फिर जेल में हैं। वो दिन आज भी याद किया जा रहा है और आने वाले वक्त में याद किया जाना चाहिए, क्योंकि ये दिखाता है उस प्रतिबद्धता को जहां देश की राह में कुर्बान हर जान है और शहीदों का यही मुकाम है। ब्यूरो रिपोर्ट। भारत की अध्यक्षता में G20 के तहत बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज भी 2 अलग अलग बैठकें आयोजित की गई। लखनऊ में G20 के डिजिटल इकोनॉमी कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन था, तो वहीं इंदौर में कृषि कार्य समूह की बैठक का भी आज दूसरा दिन रहा। दोनों बैठकों में केंद्रीय मंत्रियों समेत तमाम विशेषज्ञों ने भाग लिया और कई सत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन देखने को मिला। लखनऊ में G20 के डिजिटल इकोनॉमी कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन मंगलवार को भारत के अलावा ब्राजील और इंडोनेशिया ने सतत विकास प्राप्त करने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था की परिवर्तनकारी भूमिका पर चर्चा की। भारत के G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने वैश्विक विकास को गति देने में डिजिटल इकोनॉमी कार्य समूह की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सफलता पर कहा कि इसने वित्तीय समावेशन, सामाजिक सेवा, शासन सुगमता, सुरक्षा को बढ़ावा दिया। The DPI model is based on the India stack, which ensures that every Indian has an identity. So 1.3 billion Indians have an identity. They all do fast payments because their identity is linked to their bank account and the mobile number is also linked to the bank account. मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत कृषि कार्य समूह की पहली बैठक के दूसरे दिन केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना आजादी का अमृत महोत्सव के समय में देश के लिए गर्व का विषय है। कृषि के लिए 3S रणनीति पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमें स्मार्ट, टिकाऊ और सबकी सेवा की रणनीति कृषि संबंधी माहौल में अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतरीन भविष्य के लिए टिकाऊ कृषि संबंधी कामकाज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारी सोच है कि विश्व व्यापक
स्थिति पर एक 3S स्ट्रैटेजी एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम के लिए हमें अपनाना होगा। एक ऐसी स्ट्रैटेजी विश्व के लिए जो स्मार्ट हो, एक ऐसी स्ट्रैटेजी विश्व के लिए जो सस्टेनेबल हो, और एक ऐसी स्ट्रैटेजी विश्व के लिए जो सभी को सर्व कर पाए। बैठक के दौरान कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप भी अपने नवाचारों को G20 देशों के डेलीगेट्स के सामने रख रहे हैं। बैठक स्थल पर कृषि मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा भी एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कृषि क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाया जा रहा है। कृषि कार्य समूह की पहली बैठक के दूसरे दिन ब्राजील और भारत की कृषि को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। कृषि कार्य समूह की बैठक के बाद फॉरेन डेलीगेट्स ने गांव में जाकर पॉली हाउस देखा। गांव के लोगों ने फूल माला पहनाकर और टीका लगाकर डेलीगेट्स का स्वागत किया। कृषि कार्य समूह की बैठक में पहुंचे G20 देशों के प्रतिनिधि मांडू के लिए इंदौर से रवाना हुए। इस दौरान डेलीगेट्स मांडू के किले का दीदार करने के साथ ही लाइट एंड साउंड शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से निमाड़ मालवा के इतिहास और संस्कृति से भी परिचित हुए। लखनऊ से अजय मिश्रा, इंदौर से आदित्य श्रीवास्तव और अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कल आज व कल में देश के हर पल में, कल आज व कल में देश के हर पल, कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं। मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद आज की बड़ी खबर पे करते हैं चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। एयर इंडिया एयरबस डील, फ्रांस से रिश्तों का नया युग, क्योंकि अपने आप में आज एक बड़ा ऐतिहासिक मौका रहा और इस पूरे समझौते को लेकर ब्रिटिश के PM ने भी इसकी सराहना की और उसे ऐतिहासिक करार दिया है। कहा भारत आर्थिक शक्ति है, इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। भले ही भारत और फ्रांस के बीच में ये बड़ा समझौता हुआ, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर सराहना की है और कई प्रकार की बातें भारत के पक्ष में कहा कि भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति है। इस विषय पर बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। उनका परिचय आपसे कराते हैं। गुरजीत सिंह जी पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे लिए, वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। और दूसरे खास मेहमान जितेंद्र भार्गव जी हैं, जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एयर इंडिया में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुरजीत जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है भारत और फ्रांस के रिश्तों को लेकर भी, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके चलते ही शायद एक ऐसा आधार तैयार हुआ कि इतनी बड़ी डील एयर इंडिया और एयरबस के बीच में आज हो पाई है। किस तरीके से देखते हैं आज के इस पूरे दिन को? ये तो जैसे आपने कहा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत और फ्रांस के जो एक विशेष स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसका एक और अंश आज नजर आता है। और ये केवल फ्रांस के साथ ही नहीं, यूरोप के कई देशों के साथ इसको सहायता मिलेगी। ऑलरेडी आप देखते हैं कि यूके के प्रधानमंत्री ने भी खुशी जाहिर की है, क्योंकि ये जो नए प्लेन आएंगे इनमें 2 प्रकार के इंजन हो सकते हैं, या प्रैट एंड विटनी या रोल्स रॉयस। तो मेरे को लगता है कि इसमें रोल्स रॉयस इंजन है, इसलिए ब्रिटेन को बड़ी खुशी हो रही है कि उनके जो कारखाने हैं रोल्स रॉयस इंजन के, वो अब फिर से एक बार अच्छी तरह चल पाए। तीसरी बात है कि ये जो यूरोप में ये जो प्लेन्स हैं, ये फ्रांस में भी बनते हैं और जर्मनी में भी बनते हैं। इसके अलावा USA में और चीन में भी बनते हैं। लेकिन हमको जो आएंगे वो फ्रांस और जर्मनी से आएंगे। तो
तो इसके साथ जर्मनी को भी फायदा होगा इन प्लेन्स की ये जो डील हुई है उससे। जी जितेंद्र भार्गव जी, कितना बड़ा दिन, क्योंकि एविएशन सेक्टर के लिहाज से बात की जाए तो बहुत तेज गति से बढ़ता हुआ भारत का एविएशन सेक्टर अगर दुनिया के मुकाबले देखा जाए, और प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो आने वाले कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन बाजार होगा, सेक्टर होगा। इस तरीके से तेज गति से बढ़ रहा है। आज की ये 250 विमानों का सौदा कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा? देखिए, एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है इंडियन एविएशन के लिए और एयर इंडिया का विशेष तौर पर। क्या है कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडियन मार्केट बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन पिछले 10-15 साल 20 साल के अंदर में इस बढ़ावे का जो फायदा लिया गया वो गल्फ कैरियर, साउथ ईस्ट एशियन कैरियर से लिया, क्योंकि एयर इंडिया जो कि अंतर्राष्ट्रीय रूट पर डोमिनेट करता है, सबसे बड़ी एयरलाइन है। सरकार के पास में अपनी प्रायोरिटीज हैं, एजुकेशन, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने पे, तो वो फ्लीट एक्सपेंशन नहीं कर पाई जिस गति से इंडियन मार्केट बढ़ रही थी। जब एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, टाटा के पास एयर इंडिया हुई, अब लोगों को लगेगा कि देखिए डिसइन्वेस्टमेंट सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन था, क्योंकि 250 हवाई जहाज एयरबस से आएंगे, 250 के करीब हवाई जहाज बोइंग से बाद में आएंगे, जब 500 हवाई जहाज अगले कुछ सालों में इंडक्ट किए जाएंगे, तो जरूरी बात है कि जो इंडिया की ग्रोथ मार्केट है इसका फायदा इंडिया को मिलेगा। किस प्रकार का फायदा होता है सोचिए जरा। जब इंडियन कैरियर फ्लाइट ऑपरेट करता है और अपने पैसेंजर्स को विश्व के अलग जगह में लेके जाता है, तो रिक्रूटमेंट ऑफ पायलट्स, कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ सब इंडिया में होता है। मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट इंडिया में होता है। सरकार ने कई डिसीजन लिया है कि जो एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस हो वो इंडिया में किया जाए, तो बहुत सारी फायदे होंगे। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट होती है कि ये जो बाहर पैसा चले जाता था पहले कि गल्फ कैरियर डिसाइड करेंगे क्या फेयर्स एंड ऑल, क्योंकि इंडिया का जो एयर इंडिया का जो मार्केट फेयर था वो बहुत कम था। जब इतने सारे विमान आएंगे तो इसके दो सीधे फायदे। नंबर 1, एयर इंडिया एक बड़ी एयरलाइन में गिनी जाएगी। दूसरी चीज, इंडिया की जो जियोग्राफिकल स्प्रेड है, अभी क्या होता है कि एक पैसेंजर को बैंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, चेन्नई वगैरह से दिल्ली या बंबई आना पड़ता है नॉन स्टॉप फ्लाइट्स के लिए, अमेरिका जाने के लिए। जब इतने सारे विमान फ्लीट में आएंगे तो उसका सीधा का फायदा यह होगा कि एयर इंडिया बैंगलोर, हैदराबाद जो बड़ी बड़ी मार्केट है, वहां से सीधा यूएस डेस्टिनेशन को फ्लाइट ऑपरेट कर। इस समय एयर इंडिया 47 नॉन स्टॉप फ्लाइट्स ऑपरेट करता है, लार्जली फ्रॉम बॉम्बे, दिल्ली और कुछ फ्लाइट बैंगलोर से सैन फ्रांसिस्को के लिए। जब ये सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स आएंगी मेजर मेट्रोस के से या सब मेट्रोस के वहां से, तो किसी को एक शहर से दूसरे शहर में नहीं आना पड़ेगा। नॉन स्टॉप फ्लाइट पैसेंजर्स प्रेफर करते हैं, तो कोई इंडियन पैसेंजर दुबई, आबू धाबी, सिंगापुर, बैंकॉक जाके इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं लेगा। तो उसका सीधा का सीधा फायदा एयर इंडिया को मिलेगा, भारतीय सरकार को मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए मिलेगा, टैक्स रेवेन्यू जनरेशन होता है, वो सब इंडिया में हो। मल्टीपल फायदे कहीं ना कहीं इसके मिलते बिल्कुल दिखाई पड़ेंगे। मिर्जा सिंह, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि जब आज ये समझौता हो रहा था तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, राष्ट्रपति मैक्रों की मौजूदगी और भारत फ्रांस के रिश्तों के लिहाज से बहुत सी बातें निकल के आई और दोनों नेताओं ने इस बातों का जिक्र किया। उस लिहाज से आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक की स्थिरता, सुरक्षा के लिहाज से भी बात हो तो भी भारत फ्रांस कैसे मदद कर सकते हैं, इस बात का जिक्र हुआ। फूड सिक्योरिटी में कैसे मदद कर सकते हैं, हेल्थ को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं दोनों देश, इसका भी जिक्र हुआ। क्या ये एक अपने आप में बढ़ती साझेदारी को रेखांकित करने के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण मौका था? जी, क्योंकि तो मैक्रोन की मोदी से जो एक वाकफियत है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भारत और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को गाइड करती है। ये नहीं है कि पहले बड़े प्लेन के ऑर्डर नहीं दिए गए। कई साल पहले एयरबस को इंडिगो ने भी बड़ा ऑर्डर दिया था, लेकिन उसका कोई ये स्ट्रेटेजिक मतलब नहीं निकला था उस समय। अब जो ये है एयर इंडिया का ऑर्डर, जैसे भार्गव जी ने बताया, ये एक बहुत बड़ा नक्शा भारत के लिए खोलेगा और ये फ्रांस आगे बढ़ के आया है, उसने इसको एक कमर्शियल डील ही नहीं, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर देखा है। इसलिए फ्रांस भारत के साथ हर सेक्टर में जुड़ना चाहता है। आपने पूछा इंडो पैसिफिक, अब इंडो पैसिफिक में भी एयर इंडिया की उड़ानें ज्यादा डायरेक्ट होंगी, जैसे भार्गव जी ने बताया, लेकिन उसके अलावा
फ्रांस भारत के साथ मिलकर अभी हाल में यूएई, फ्रांस और भारत का एक ट्राइलैटरल अनाउंस हुआ है और फ्रांस भारत के साथ इंडो पैसिफिक देशों में भी काम करना चाहता है ट्राइलैटरली। इसलिए जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो कई महत्वपूर्ण अंशों में बटी नहीं हुई, लेकिन जोड़ रही है कि हम जो भी करें इकट्ठा होकर अपने संसार जो हमारे बीच में इंडो पैसिफिक है इस क्षेत्र में करें कि हमारी जो व्याख्या है डेमोक्रेसी की और किस गुड गवर्नेंस की, वो हम चाइना को चैलेंज कर सकते। जी भार्गव जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने आज अपनी संबोधन में कई बातों का जिक्र किया कि कैसे 74 एयरपोर्ट से आज 147 एयरपोर्ट्स तक हम पहुंच गए हैं, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड जो एयरपोर्ट्स है उसमें एफडीआई की पॉलिसी को लेकर, या जो रिपेयर या मेंटेनेंस की जो पॉलिसी है उसमें कैसे एफडीआई को बढ़ावा दिया गया है। यहां से आगे बढ़ते हुए आप कैसे इस पूरे एविएशन सेक्टर का भविष्य देखते हैं और जो टारगेट्स तय किए गए हैं कितनी जल्दी हम मीट आउट करते दिखाई पड़ेंगे? देखिए, एक टाइम था कि सरकार समझती थी कि एविएशन इंडस्ट्री एलिटिस्ट इंडस्ट्री है और इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन 2014 के बाद में एविएशन इंडस्ट्री का नक्शा बहुत ज्यादा बदल गया। जैसे प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया बहुत सारे फैसिलिटीज का जो कि क्रिएट की गई हैं, लेकिन आज की प्रधानमंत्री की मौजूदगी और फ्रांस के प्रेसिडेंट की मौजूदगी को एक और दूसरे नजर से देखना चाहिए। जब एक प्राइवेट एयरलाइन, क्योंकि अब एयर इंडिया प्राइवेट एयरलाइन है, जब प्राइवेट एयरलाइन हवाई जहाज को ऑर्डर करती है तो देश को फायदा नहीं होता क्योंकि उसमें ऑफसेट का क्लॉज नहीं होता। लेकिन आज क्योंकि ये एयर इंडिया की है और प्रधानमंत्री मौजूद थे तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं एयरक्राफ्ट ऑर्डर के अंदर में कि ये चीजें जो है वो इंडिया में बनाई जाएंगी, इंडिया का कंट्रीब्यूशन होगा, ये एम्प्लॉयमेंट का फर्क पड़ता है, इंडिया का के कॉस्ट मतलब जनरेशन करते हैं तो बहुत बड़ा योगदान होगा। जो आत्मनिर्भरता बोलते हैं ना कि अभी ठीक है पूरा विमान तो हमारे हम लोग नहीं बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो कि एयरबस इंडस्ट्री इंडिया में बनाए, ऑर्डर दे जाएगी, चाहे वो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को हो, अगर टेक्नोलॉजी हो तो टेक्नोलॉजी कंपनीज को देते हैं। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण स्टेप है क्योंकि जब इंडिगो ऑर्डर करती है एयरबस या बोइंग के ऊपर में तो कोई फायदा देश को नहीं होता है। वो हवाई जहाज सीधी डील होती है और वो जितना भी डिस्काउंट लेती है वो एक प्राइवेट एयरलाइन ले लेती है। लेकिन ये जो ऑर्डर है प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सिग्नल गया है। आपने शायद ये भी सुना होगा कि व्हाइट हाउस ने भी अभी स्टेटमेंट इशू किया है ये बताने के लिए कि एयर इंडिया का ऑर्डर बोइंग के साथ में जल्द आने वाला है। अब आप देखिए इंडिया की इंपॉर्टेंस ग्लोबल में कि एयरबस में के लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कमेंट करते हैं और होने वाले ऑर्डर के लिए व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट इशू होता है जी। तो महत्व समझिए देश का कि जो हम बोलते हैं कि दुनिया में हमारी छवि क्या बन रही है। अब हमको नहीं माना जाता कि हम एक छोटे प्लेयर हैं। जैसे मैंने पहले कहा 500 हवाई जहाज, 250 एयरबस, 250 बोइंग को जी एक एयरलाइन के पास में, तो उनका जो दबदबा है वो दुनिया में जाएगा। इंडियन डायस्पोरा जो अमेरिका, यूरोप, दुनिया के विभिन्न भाग में है वो प्रेफर करेंगे क्योंकि एक तो जेआरडी टाटा के लिए अभी भी इमोशनल रिस्पेक्ट है लोगों के पास में। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जी, साथ में रिस्पेक्ट है। बिल्कुल, एयर इंडिया के साथ में लोग समझते हैं कि हमारे देश की एयरलाइन है क्योंकि एयर इंडिया ने पिछले कितने सालों के अंदर में जब भारतीय नागरिक दुनिया के कहीं पे फंसे होते हैं तो एयर इंडिया अपनी सेवाएं करके उनको इवैक्यूएट बिल्कुल एक देश के लिए खड़ा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की क्योंकि देश का एक मान सम्मान विश्व के पटल पे बढ़ रहा है, वो देशों के रिएक्शन से भी दिखाई पड़ता है। मिस्टर सिंह, आपको लगता है जो बात भार्गव जी कह रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रति बदलता एक रुख दुनिया का वो दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम फ्रांस के राष्ट्रपति के शब्दों का जिया से जिक्र करें, उन्होंने आज इस बात को जिक्र किया कि तमाम क्षेत्रों में सहयोग, स्पेस से लेकर साइबर की बात हो, डिफेंस से लेकर कल्चर हो, हेल्थ से लेकर एनर्जी की बात हो, मेड इन इंडिया की बात हो, न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो, माइक्रोचिप्स हो या फिर साइबर, बायोटेक, तमाम क्षेत्रों का उन्होंने सिलसिलेवार जिक्र किया और भारत के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने की इच्छा जाहिर की। यह भी भारत के दबदबे को दिखाता है, भारत के बढ़ते रसूख को दिखाता है। जी, भारत का दबदबा बिल्कुल नजर आ रहा है। भारत की जो मार्केट साइज है वो अब कई देशों के लिए एक बड़ी अट्रैक्शन है। जैसे भारत ने भी ठीक कहा कि सारे जो हवाई जहाज 500 हैं सब एक ही कंपनी से नहीं लेंगे, हम 2 कंपनियों में बांटेंगे, इसलिए अमेरिका से भी खुशी है और यूरोप से भी खुशी। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें इससे संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। हमको चाहिए कि एयरबस और बोइंग दोनों
भारत में एक एरो पार्क लगाए जिसमें ट्रेनिंग हो और एरोप्लेन के जो पार्ट्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं वो बनाई जाए। तो ये जब मैं जर्मनी में था तो मैंने जब उस समय कोशिश की थी एयरबस के साथ, उनका उस समय रुख इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब तो प्रेसिडेंट लेवल पे उनको एक डायरेक्शन दिया गया है। तो मेरे को लगता है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें एक एरोप्लेन का पार्क बनाना चाहिए जहां एरो टेक्नोलॉजी के लिए हम सर्विसिंग कराएं, ट्रेनिंग कराएं और कुछ पुर्जे बनाने शुरू करें। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि चीन में 2004 से चली आ रही है ये एयरबस की, और पिछले महीने में वहां पर A321 पूरा अब बनने लगा है। तो ये मतलब है एयरबस ये सब कर सकता है, इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आत्मनिर्भर भारत में मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में, सर्विसेज एरिया में ये एयरबस हमारे साथ एक साझा हाथ बढ़ाए, सिर्फ हमको बेचे नहीं हवाई जहाज। जी भार्गव जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया, आपने देखा कि कुछ महीने पहले गुजरात के वडोदरा में भी डिफेंस के जो कैरियर एयरक्राफ्ट हैं उसको लेकर भी एयरबस और टाटा के बीच में समझौता हुआ। वो भी दिखाता है कि डिफेंस के क्षेत्र में हम कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया की बात हो, आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से बात हो, या फिर क्षेत्रीय स्तर पर भारत का जो एमआरओ के माध्यम से मेंटेनेंस और रिपेयर को लेकर एक हब बनने की क्षमता है, ये कितना बड़ा अपने आप में एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी दिखाता है कि हम इस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, ये सब फ्लो करता है कि हमारी एविएशन इंडस्ट्री अब एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। जब हम 30 हवाई जहाज 40 हवाई जहाज को ऑर्डर करते थे तो कोई बड़ी बात नहीं थी। जब आप इस मात्रा में ऑर्डर करते हैं और इसको एक इंटीग्रेटेड तरीके से सरकार देखती है कि एयर इंडिया ऑर्डर कर रही है, अब हम क्या बात है, जैसे प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया टाटा और एयरबस का वेंचर जो गुजरात में चालू किया गया, इसका सीधा फायदा जो होता है कि एक रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज अ मेजर एविएशन प्लेयर। इसको क्या क्या फायदे हम लोग ले सकते हैं मैन्युफैक्चरर के साथ में, क्योंकि टफ बार्गेनिंग अवश्य हुई होगी, चाहे सरकार के बीच में या टाटा एयरबस के बीच में। तो इसका स्वाभाविक है जब डिटेल्स हमारे पास में आएंगे कि इसके क्या सीधे फायदे मिल रहे हैं। एक तो क्या होता है, जब एक एयरलाइन ऑर्डर करती है और ज्यादा मात्रा में करती है तो वो डिस्काउंट्स काफी ले लेते हैं। सेकेंड है क्या क्या एडवांटेजेस हम लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो कि इंडिया में बनेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, क्या क्या फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से ऐतिहासिक दिन तो है ही, लेकिन ये एक बहुत ही बढ़िया डील है। और जो हमको नहीं भूलना चाहिए ये कि सरकार की पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट स्टैंड जस्टिफाइड टुडे। और अगर हम इसको टाटास की, जैसे कि हम बहुत इमोशनल कनेक्ट है टाटास के साथ में और एयर इंडिया के साथ में, जब हमारी डायरेक्ट फ्लाइट देश के विभिन्न भाग से अमेरिका जैसे मार्केट में इस समय एयर इंडिया 5 सिटीज में ऑपरेट करता है अमेरिका में, कोई कारण नहीं है कि ह्यूस्टन, बॉस्टन, जहां पे ज्यादा मात्रा में इंडियन बसे हुए हैं, वहां से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं चालू करे। क्या कारण है कि इंडियंस वहां से प्रेफर करते हैं, चाहे दुबई आए, अबू धाबी आए और फिर अपने शहर में जाएं, सीधी फ्लाइट जैसे कि एयर इंडिया ने शुरू किया है पिछले कुछ महीने में। जैसे कि आज के दिन एयर इंडिया ने बंबई से JFK न्यूयॉर्क के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चालू की है। अभी तक फ्लाइट EWR जारी थी न्यू जर्सी के लिए जी। बैंगलोर से सिंगापुर, सैन फ्रांसिस्को के लिए फ्लाइट शुरू की गई है 2 महीने पहले। बंबई से सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट शुरू की गई है। क्या तो एक्सपेंशन मोड में एयर इंडिया आ गया। हवाई जहाज जैसे आएंगे, स्वाभाविक है पायलट्स को रिक्रूटमेंट होगा, कैबिन क्रू होगा, ट्रेनिंग होगी, और इंडिया के जो विजन होता है कि भाई हम दुनिया में छा जाएं, तो वो हम लोग आई थिंक अचीव करने के गोल के लिए हमारा रास्ता हमको पता है, डेस्टिनेशन हम देख रहे हैं, और किस गिरफ्तार से बढ़ना है ये एयर इंडिया ने और टाटा ने दिखा दिया। 250 हवाई जहाज ऑर्डर करके एक बार बिल्कुल ये दिखा दिया भारत की क्षमताएं आखिर किस प्रकार की हैं। एम्बेसडर सिंह, आपको लगता है कि महज 250 विमान खरीदना तक ही सीमित नहीं, एविएशन सेक्टर की बढ़ती संभावनाएं, क्षेत्र और उसके लिहाज से जुड़े हुए उसके मल्टीपल फायदे, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देने की बात हो, या फिर दुनिया के अन्य मुल्कों के साथ में बेहतर कनेक्टिविटी के लिहाज से बात हो, इसके बहुत से उपयोग या बहुत से फायदे आने वाले वक्त में हिंदुस्तान को मिलने वाले हैं? बिल्कुल मिलने वाले, जो आपने बिल्कुल चीजें गिनाई है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये तो जरूर होगा, लेकिन ये मत भूलिए कि हमारे जो पार्टनर देश है
इस समय यूके और फ्रांस जिन्होंने बोला है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उनके यहाँ भी होने वाला है, क्योंकि प्लेन वहां बनेंगे, इंजन यूके से आएंगे, कुछ प्लेन जर्मनी में बनेंगे, तो ये तो उनके लिए एक इकोनॉमिक इम्पेटस बन चुका है। तो इसलिए वो इस मंदी के दौर में भारत के लिए बहुत ही उनके लिए प्यार है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा इकोनॉमिक इम्पेटस उनको दिया गया, इसका हमें एडवांटेज लेना चाहिए और भारत में कुछ निवेश किया जाए। जैसे आपने एमआरओ की बात की, एमआरओ पार्क्स बड़े बड़े बनाए जाएं, एक बोइंग का, एक एयरबस का, और ऑलरेडी ये जो CH-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वो स्पेन में बनता है, एयरबस का ही, वो टाटा के साथ एक ऑलरेडी समझौता हो चुका है। हमें चाहिए कि इनके जो बेसेस है वो हम भारत में बनाने की बढ़ोतरी करें और उनकी सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस भारत में ज्यादा हो, क्योंकि हम इन चीजों में तो काफी माहिर ऑलरेडी हैं, और इसलिए भारत में उसका डायरेक्ट फायदा एयरलाइन के अलावा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में नजर आना चाहिए। जी भार्गव जी, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, अगर एविएशन सेक्टर के लिहाज से बात करें तो मेक इन इंडिया की बात हो या फिर जो हमने ये सौदा किया है, उस सौदे में बहुत से कंपोनेंट्स या बहुत सी टेक्नोलॉजी जो भारतीय कंपनियां प्रोवाइड करेंगी उसका भी जिक्र सुनाई पड़ रहा है साफ तौर पे। आपको लगता है कि इस लिहाज से मेक इन इंडिया को भी एक बल मिलेगा, उसको एक बूस्टअप मिलेगा? देखिए, मैंने इसका उल्लेख किया था ये बता के कि जब प्रधानमंत्री की प्रेजेंस और प्रेसिडेंट मैक्रोन की प्रेजेंस में एक डील अनाउंस की जाती है, तो ये क्लियर है कि ये एक डील एक एयरलाइन और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के बीच में नहीं है, इसका फायदा देश को मिलने वाला है। बहुत सारी चीजें नेगोशिएशन में आई होगी कि क्या है कि जो कि इंडिया में बनाया जा सकता है। अब इंडिया में जो एम्फेसिस दिया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में, इसका बहुत बड़ा लाभ जरूर मिलेगा। सरकार की, प्रधानमंत्री की मौजूदगी ये साफ जाहिर करती है कि एयर इंडिया बेशक एक प्राइवेट एयरलाइन है, लेकिन वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि सरकार और प्राइवेट कंपनी साथ साथ चल के देश को क्या फायदा मिल सकता है, हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट बेशक एक ऐसा वर्ड हो जो कि नहीं माने, लेकिन हम देश के हित में क्या क्या कंसेशन ले सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और क्योंकि हम लोग एक बड़ी एयरलाइन में अब गिने जाएंगे, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट विद अस, इससे साफ जाहिर है, प्रधानमंत्री ये भी कहा कि हमारे को अगले 15 साल के अंदर में कितने हवाई जहाज आएंगे। तो जरूरी बात है कि मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि विश्व में केवल 2 महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरर्स हैं, एयरबस और बोइंग, दोनों इंडिया के ऊपर में एम्फेसिस करेंगे। मैं आपको बता सकता हूं कि आज से 5 साल पहले तक, हो सकता है अभी भी आज भी वैलिड हो यह आर्गुमेंट, कि जो एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, जब इंडियन कैरियर्स को चाहिए होते हैं, वो दुबई या सिंगापुर से लाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक नहीं सोचा कि हम इंडिया में स्टोर खोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग करनी पड़ती है और हमारे पास सिमुलेटर कैपेसिटी से ज्यादा पायलट को ट्रेन को करना है, तो इंडिया सिंगापुर के सिमुलेटर्स को यूज करता है। कोई कारण नहीं है कि एयरबस और बोइंग कंपनीज अपने सिमुलेटर पायलट ट्रेनिंग के लिए देश में खोलें आप, क्योंकि हम एक बड़ा एविएशन इंडस्ट्री बन रहा है। ऐसे ही स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, शॉप्स हैं, रिटेल स्टोर्स हमारे यहाँ बने। क्यों हमारे एयरलाइंस को सब वेट करना पड़े कि स्पेयर पार्ट कब दुबई से आएगा और कब हमारा हवाई इंडस्ट्री होगा। ये बहुत सारी चीजें, मेरे को पूरा विश्वास है कि टाटाज ने एज अ प्राइवेट एयरलाइन इन सब चीजों पर ध्यान दिया होगा और ये सब कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड किया होगा। बिल्कुल, और इस वक्त एक और महत्वपूर्ण खबर इसी तरीके से जुड़ी हुई आ रही है, उसका भी हम जिक्र कर देते हैं। एयर इंडिया और बोइंग में 200 विमान खरीदने का समझौता हुआ है। ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि ये अपने आप में ये दिखाता है कि कैसे भारत अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। एयर इंडिया और बोइंग में 200 विमान खरीदने का समझौता हुआ है। हमने इससे पहले खबर का जिक्र कर रहे थे एयर बस के साथ में कैसे 250 विमानों का समझौता हुआ, तो वहीं एयर इंडिया और बोइंग एक वो कंपनी है जो विमान बनाती है, वो उससे 200 विमान खरीदने का समझौता हुआ है। और इस समझौते को लेकर भी तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात का ऐलान किया है, यानी कि ये बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि एयर इंडिया बोइंग के बीच विमान सौदे का उन्होंने स्वागत किया है। और आज के लिहाज से अगर बात की जाए तो कुल 450 विमानों का जिक्र निकल के आता है, जिनमें एयर इंडिया के माध्यम से एयरबस से 250 विमान और बोइंग कंपनी से 200 विमान खरीदने की बात सामने आई है। और इस खबर का अपने
अपने आप में बहुत कुछ महत्व है, क्योंकि इस बात का जिक्र भी हमारे मेहमान लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे। एमएसडर सिंह, किस तरीके से आप देखते हैं कि अब बोइंग के अधिकृत ऑफिशियल एक तरीके से जो सौदा हुआ उसकी जानकारी भी आ गई है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बात का ऐलान भी किया है? एमएसडर सिंह, ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि अब ये हम 450-500 प्लेन नहीं ले रहे हैं, जिसका पूरा ब्यौरा अभी आपने भार्गव जी ने बताया है, उसका क्या महत्व है सर्विस सेक्टर। और अगर बोइंग के साथ भी हम ऐसी ही बातचीत करें कि एमआरओ इंडिया में बनाया जाए और एरोपार्क बनाया जाए, जहां पर हम लोगों की ट्रेनिंग करें और जैसे उन्होंने कहा सिम्युलेटर लगाएं कि बाहर से हमें चीजें जितनी कम हो जाएं, यो हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो मार्केट साइज है वही अट्रैक्शन जी, इसको हमें अपनी एडवांटेज में कन्वर्ट करना। बिल्कुल, और ये एडवांटेज हमें दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एक दिन में 450 विमानों का सौदा, एयरबस के साथ में 250 और बोइंग के साथ में 200 विमानों का सौदा, और उसका जिक्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बड़ी खबर के साथ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। गुरजीत सिंह जी आपका, जितेंद्र भार्गव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल यहां पर एक और छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। आज तो पार्टी चाहिए, चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी, पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। भारत के अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप और पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पंजाब के अक्षदीप सिंह ने 10वीं नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में आज पुरुषों की 20 किलोमीटर स्पर्धा में 1 घंटा 19 मिनट 55 सेकंड के समय में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। तो वहीं महिलाओं की 20 किलोमीटर दौड़ में 1 घंटा 28 मिनट 50 सेकेंड में जीतने वाली उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी विश्व चैंपियनशिप और पेरिस 2024 का टिकट उन्होंने पक्का कर लिया। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं न्यूज नाइट में बिजनेस से जुड़ी क्या है आज की महत्वपूर्ण खबरें। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, आप देखिए खबरें। नमस्कार। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2023 में थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित महंगाई दर कम हुई है। दिसंबर 2022 में WPI 4.95% थी, जो जनवरी 2023 में 4.73% हो गई। थोक मूल्य मुद्रास्फीति में गिरावट खनिज तेल, रसायन और रासायनिक उत्पादों, कपड़ा, कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और खाद्य उत्पादों की दर में गिरावट के कारण हुई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि वर्तमान कृषि वर्षों में 3235.54 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र दिन प्रतिदिन किसानों की अथक मेहनत, वैज्ञानिकों की कुशलता व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण विकसित हो रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राज्य 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की भारत की महत्वाकांक्षा में बड़ा योगदान देगा। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र के लिए कृषि, उद्योगों और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित समग्र विकास के साथ $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना अनिवार्य है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। कारोबार खत्म होने पर BSE 600 अंकों के उछाल के साथ 61,032.26 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 159 अंकों की तेजी के साथ 17,929.85 के स्तर पर बंद हुआ।